अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं मिनाहिल रफ़ीक। प्रोग्राम की मेज़बान शिफा यूसुफ ज़ई अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से आज रुखसत पर है, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझ पर है। आज प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र होगा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के उस बयान का कि जो मौजूदा मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल के तनाजुर में खासा अहम है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब में आर्मी चीफ का कहना है इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। आर्मी चीफ के बकौल पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दाम को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ के इस बयान का वाज़ेह मतलब ये है कि अब नेशनल सिक्योरिटी को मुआशी सिक्योरिटी से अलहदा करके नहीं देखा जा सकता और मुआशी तौर पर एक मजबूत मुल्क ही अपनी कौमी सलामती को यकीनी बना सकता है। आर्मी चीफ का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब पाकिस्तान को दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना है और एक्शन प्लान 2 की बड़ी बात हो रही है, और साथ ही पाकिस्तान अपने इकनॉमिक ऑप्शंस को बढ़ाने और उसके लिए भी कोशिशें तेज़ कर रहा है, जिसमें सरमायाकारी का फ़रोग और मादनी ज़खायर तक रसाई के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन शामिल है। ताहम आज के इस अहम तरीन इवेंट की एक और ख़ास बात ये थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वहाँ से गैर हाजिर थे, जबकि दीगर 3 सूबों के वज़ीर आला भरपूर तरीके से इस फोरम में शरीक थे। वज़ीर आला KP गुज़िश्ता हफ्ते पहले ही वफाक को ये अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर हुकूमत ने NFC अवार्ड में उनके सूबे का शेयर देने के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास अप्रैल में ना बुलाया तो वो पूरे सूबे के सरकारी मुलाजिमीन के साथ इस्लामाबाद पर एहतजाज करेंगे। आर्मी चीफ का ये बयान कितना अहम है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज के इवेंट में गैर हाजिरी क्या बता रही है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड उनके मेज़बान मुनीब फारूक साहब। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आर्मी चीफ का ये बयान कितना अहम है कि मुआशी सिक्योरिटी हमारी कौमी सलामती का एक अहम जुज़्व है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बात तो बहुत पहले इस्टेब्लिश कर ली गई थी कि आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसका एक बहुत अहम, अगर मैं ये कहूँ, पिवट है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, और ये तो अब डॉक्यूमेंट भी कर दी गई थी। और ये पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसके अंदर ये चीज़ अब मौजूद है कि अगर आपने कौमी सलामती के मामलात को आगे लेकर चलना है तो आपको मुआशी तौर पर स्टेबल होना पड़ेगा। पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, आज भी हम एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी है। इकनॉमिक टर्न अराउंड मैक्रो इकनॉमिक वाइज तो बिल्कुल हुआ है पिछले 1 साल के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एक नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का जो फुटप्रिंट है वो वैसे ही ज़्यादा है, जिसे हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और जो दुनिया में जो इन्वेस्टर्स हैं या दुनिया में जो कंसर्न ममालिक हैं उनको भी ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इफ़ यू हैव टू सेट द बॉल रोलिंग, अगर आपने कुछ करवाना है और रेड टेपिज्म से जान छुड़ानी है, कुछ मामलात को बेहतर तौर पर लेके चलना है, तो आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल होनी चाहिए। एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ इन मामलात को भी अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं। ये इन्वेस्टमेंट फोरम जो बनाया गया है मादनियात के हवाले से, ये कहा जा रहा है अपनी तर्ज का एक पहला इनिशिएटिव है। इससे पहले आप रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं कॉपर या गोल्ड के हवाले से, लेकिन अब दीगर मादनियात के हवाले से भी अगर ये दुनिया को इनकरेज किया जा रहा है। देखिए, आज जो सारा एम्फोसिस था वो क्या था कि पाकिस्तान के अंदर एक सेफ़ इन्वायरमेंट है, एक स्टेबल इन्वायरमेंट है, और दुनिया के जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट करने वाले इदारे हैं, जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, वो एक्सप्लोरेशन के लिए पाकिस्तान आए और पाकिस्तान उन्हें एक सेफ़ और एनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा जो कैच था या जो सबसे बड़ी इन्विटेशन था, वो तो इसका मकसद यही था कि दुनिया से आप लोगों को बुलाएं, उन्हें इनकरेज करें, उनको पाकिस्तान का ये चेहरा भी, ये चीज़ भी दिखाएं। सो ओवरऑल आई बिलीव कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा मुनीब साहब, आपको याद होगा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी PTI दौर में यही बात की थी, और फिर इसको बाजवा डॉक्ट्राइन का नाम दे दिया गया था। मुआशी सिक्योरिटी के लिए क्या अब नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मज़ीद वसी करना होगा, और अब जो मुआशी मामलात हैं ये भी सियासी और अस्करी क़यादत का एक पेज पर होना लाजमी है? देखिए, वैसे तो जो मुआशी मामलात की बेहतरी है, अगर हम थेरेटिकली बात करें तो वो तो सिविलियन डोमेन के काम है, और पाकिस्तान की भी कोई भी मुंतखब हुकूमत को उन्हीं पर ज़िम्मेदारी बनती है, और हुक्मरानी भी उनके पास ही होती है, उन्हीं को ही इसको आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज हम एक इस वक्त जिस माहौल के अंदर हैं, ये एक हाइब्रिड रिजीम है, एक हाइब्रिड माहौल है, जिसके अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। उनके ताउन से अगर पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी आती है, जो कि माजी में भी ऐसी इंडिकेशंस हैं, आज भी पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस हवाले से कि पाकिस्तान का जो मुआशी टर्न अराउंड है
वो और बेहतर हो और पाकिस्तान स्टैंड अलोन कर सके, इंडिपेंडेंट ऑफ दी हैंड आउट्स जो हमें मिलते हैं दुनिया में मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो ओवरऑल तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और मेरे ख्याल में इसमें बेहतरी आ भी रही है। जहाँ तक बात है कि ये इस बात को हमें एक पेज पर होना चाहिए, देखिए हमने माजी में भी एक पेज, सेम पेज, ये सब कुछ सुना है, लेकिन फिर हमने इस तरह के पेज फटते हुए भी देखे हैं। लेकिन जो चीज़ आज नज़र आ रही है वो ये कि 1 साल का अरसा गुजरने के बाद भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। पाकिस्तान के जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कोई मौका नहीं जाने देते जहाँ वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ इस हवाले से ना करें कि वो बहुत ही ज़्यादा एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और बेतहाशा सपोर्ट कर रहे हैं एक सिविलियन गवर्नमेंट की। तो ओवरऑल तो इस वक्त यही माहौल है। आज भी आर्मी चीफ की तारीफ का जिक्र हुआ था जब फोरम में बात की। अच्छा, ये कहेगा कि जो शराकत दारों को एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फराहम करने की बात की है आर्मी चीफ ने, इस हवाले से पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा है। चाइना बहुत बड़ा पार्टनर है पाकिस्तान का, चाहे वो सीपैक हो या ओवरऑल चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर हो, लेकिन हमें माजी के अंदर बहुत से सेटबैक हुए हैं जी। चाइनीज़ इंजीनियर्स को टारगेट किया गया है और जो लोग थे उनको टारगेट किया गया है, सुसाइड बॉम्बिंग तक की गई है और डेटोनेट भी किए गए हैं ऐसी डिवाइसेस। तो ये एक सेटबैक तो है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म उसको इतना सीरियसली लेते हैं कि हमने देखा कि जब भी ऐसा कुछ होता है, ना सिर्फ ये कि वज़ीर दाखिला जाके एम्बेसडर जो चाइना है जो पाकिस्तान में है इस वक्त उनको मिलते हैं, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद चले जाते हैं उनकी तरफ जस्ट टू री इंश्योर कि पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर एनवायरनमेंट है और हम ज़्यादा सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। और ये पाकिस्तान की फ़ौज के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है, जो लोग पाकिस्तान में आएंगे उनको फिर उतनी प्रोटेक्शन भी पाकिस्तान ने ही देनी है, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने ही देनी है। जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी के ख़िलाफ़ बहुत सारे हॉस्टाइल एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये सिर्फ एक हम वो शो के स्टेटमेंट नहीं है, ऑलरेडी हम ये चीज़ एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं रोज़ के ये एक हॉस्टाइल एलिमेंट तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और कोई नहीं चाहता, हॉस्टाइल मुल्क तो बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करे या हम पाकिस्तान की इकॉनमी एक्सपैंड करे। तो उसको इंश्योर करने के लिए जो भी फॉरेनर्स, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो कंपनीज़ के डायरेक्टर्स हों, एग्जीक्यूटिव्स हों, अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी और उनके लिए एक बेहतरीन वर्किंग एनवायरनमेंट, ये इसका बंदोबस्त करना तो पाकिस्तान का ही काम है। बिल्कुल पाकिस्तान का ही काम है। अच्छा मुनीफ साहब, गुज़िश्ता माह जो इजलास हुआ था कौमी सलामती कमेटी का, उसके अंदर अपने खिताब में आर्मी चीफ ने ये सवाल उठाया था कि अगर आखिर कब तक हम गवर्नेंस में मौजूद खामियों के गैप्स को पाक फौज अपनी कुर्बानियों और शहादतों के साथ पूरा करती रहेगी, तो जो गवर्नेंस की गैप है सियासी क़यादत के लिए इनको पूरा करना कितना ज़रूरी है? देखिए, बहुत ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में ये हवाला उस तरफ था कि जहाँ बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, एबिलिटी के इश्यूज़ हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, कुछ इस तरह से भी बग़ैर नाम लिए अगर हम इन्फ्रेंस तो यही ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, आप बलूचिस्तान के अंदर देखें तो वहाँ लेवीज़ हैं और वो लेवीज़ की जो हालत है, एक ख़तीर रकम खर्च होने के बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर आप हर काम के लिए फ़ौज से मदद मांगते रहेंगे, बेशक वो है पाकिस्तान की फ़ौज, तो फिर आपका सिविलियन ऑपरेटर्स कहाँ जाएगा? सो जहाँ पर गवर्नेंस गैप्स हैं, चाहे वो कोई भी सूबा हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा, वो काम तो फिर सियासतदानों ने ही करना है। अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पंजाब में एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो आपका CTD मौजूद है और इतनी उनकी कैपेबिलिटी है कि उन्होंने बहुत से हार्ड कोर दहशतगर्दों को पकड़ा है, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो दैट टेल्स यू कि प्रायोरिटीज़ जहाँ पर ठीक रही हैं वहाँ ठीक रही हैं, जहाँ खर्च नहीं किया गया दुरुस्त चीज़ों के ऊपर, वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी आए हैं। अच्छा, जो अल्टीमेटम गंडापुर साहब ने दे रखा है, अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो NFC अवार्ड में अपने हिस्से के हवाले से उन्होंने वफाक को अल्टीमेटम दिया है कि वो फिर एहतजाज पे चले जाएंगे, तो आपको मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। वो इसलिए कि जो गंडापुर साहब कह रहे हैं, अगर प्रिंसिपली देखा जाए तो वो बात गलत तो बिल्कुल नहीं है कि NFC के तहत अगर एक सूबे को रकम मिलनी चाहिए और उसका हक है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है तो उसको पूरा होना चाहिए। अब अगर वफाक पैसे नहीं दे रहा या वफाक के साथ उनके कोई मामलात हैं, तो देखिए वफाक का काम है कि वो सूबे के जो जायज़ मुतालबात हैं या जायज़ जो कंसर्न्स हैं उनके हवाले से जो ड्यू रकम वफाक के ज़िम्मे है वो तो देनी बनती है।
लेकिन अगर उसमें डिले हो रहा है और बाकी सूबों को मिल रही है, किसी एक सूबे को प्रायोरिटी मिल रही है और किसी एक सूबे को महज इसलिए नहीं दी जा रही, जो इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि वहाँ अपोजिशन की हुकूमत है, तो ये तो एक प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन है। और इस बात का जिक्र गंडापुर साहब मेरे ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में वफाक को भी बड़ा दिल करना चाहिए और जो आइनी जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत को वो पूरी करनी चाहिए। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में तनाव तो है, लेकिन अब मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है, बल्कि सिंध का भी मसला शुरू हो गया है। नई नहरों के हवाले से वफाक के साथ एक भरपूर प्रॉब्लम चल रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो अब इस पर एक बाकायदा पोजीशन भी ले चुकी है। आपको क्या लगता है कि ये इशू मुफाहमत के साथ तय हो जाएगा या फिर एक और सूबे में भी वफाक के खिलाफ मैदान में आएगा और एहतजाज की तरफ जाएंगे? देखिए, फिलहाल तो सूरत हाल ये है कि प्रेसिडेंट साहब की तबीयत नासाज थी और उनकी तबीयत बेहतर हो रही है और वो मुझे लगता है एक आधे रोज़ में घर शिफ्ट हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म बहुत होपफुल हैं कि प्रेसिडेंट साहब जब वापस अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिज्यूम करते हैं तो एक गुफ्तगू का सेशन होगा और बहुत से मामलात को एड्रेस कर लिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती रही है कि जो 8 जुलाई 2024 के हवाले से एक पूरी एक प्रेसिडेंसी की वेबसाइट पे एक पूरी अपडेट मौजूद है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन है ऑफ फैक्ट्स और इरसा ने भी मिस रिप्रेजेंटेशन की है फैक्ट्स की। मामलात को एक्निक के पास जाना चाहिए था, एक बेहतर फोरम पे डिसाइड होने चाहिए थे, यूनिलैटरल फैसला वफाक को नहीं करना चाहिए था, जबकि वफाक का ये कहना है कि प्रेसिडेंट साहब के नॉलेज में था कि ये 6 स्ट्रेटेजिक कैनाल्स बनाई जाएंगी और अगर मुल्क में खुशहाली है कहीं पर तो उसको दूर करने के लिए अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पानी के अंदर से शेयर लिया जाए और वो सूबों को सराब किया जाए या उन इलाकों को सराब किया जाए तो अच्छी बात है। अगर उनमें ग्लोबल जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उसके तहत कोई बेहतरी एग्रीकल्चरल सेक्टर में आती है तो वो पाकिस्तान का बैकबोन बन सकता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ हो, लेकिन फ़िलहाल तो डेगर्स ड्रॉन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक ये एक यूनिलैटरल फैसला है और हुकूमत को इस पर पीछे हटना पड़ेगा। तो मुनीफ साहब, दहशतगर्दी के हवाले से हमने देखा कि इस मामले पर सियासतदान इत्तेफाक़ राय पैदा नहीं कर सक रहे, चाहे आप पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का रवैया देख लें या दूसरे मामला देखें। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को PTI के बॉयकॉट के बाद ये कहना पड़ा कि हम कौमी मामलात पर सियासी इत्तेफाक़ राय पैदा करना मुश्किल हो रहा है और ये दिखाई दे रहा है। आज मिनरल फोरम के मौके पर भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर हाजिर थे। तो अब मौशी और कौमी मामलात पर सियासी तकसीम के इस माहौल में दुनिया को क्या पैगाम जा रहा है और क्या ये सियासी तकसीम आपकी राय में आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ जाएगी? देखिए, फ़िलहाल तो एक बिटर डिवीज़न है और मैं समझता हूँ ये मौजूद है और एक बड़ा बदकिस्मत एलिमेंट है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वहाँ ना होना या किसी एक वज़ीर आला का बिल्कुल फोर फ्रंट पर होना, ये दोनों बातें ऐसी हैं जो शायद एक डिस्पैरिटी क्रिएट करेंगी कि जहाँ पर एक वज़ीर आला फोर फ्रंट पर है उनको बहुत अहमियत दी जा रही है, किसी और वज़ीर आला को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही, तो एक प्रॉब्लमेटिक बात तो बन जाती है। लेकिन जो आइनी जिम्मेदारियाँ हैं वो वज़ीर आला को भी पूरी करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा इशू है कि जिसकी बिना पर आप अहम कौमी नौइयत के मामलात में, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की एक अहम और बहुत ही लाजिम इकाई है, उसकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर ऐसी किसी जगह पर दावत के बावजूद मौजूद नहीं होंगे तो एक अच्छा मैसेज तो नहीं जाएगा, बल्कि एक ऐसी बदकिस्मत सियासी डिवीज़न को वो पोर्ट्रे करेगा जो मुल्क में या जमहूरी निज़ाम के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कौमी सलामती कमेटी का जो बाइकआउट किया है आज PTI की जानिब से, उन्होंने पहले भी बाइकआउट किया, फिर आज भी उन्होंने कहा मौका पर बाइकआउट कर दिया, तो बाकायदा ये जो PTI वफाक के साथ जो मामला चल रहे हैं, टकराव की जो कैफियत आ चुकी है, आप क्या समझ रहे हैं किस तरफ जाएगी? देखिए, ये सूरत हाल तो अच्छी नहीं है वफाक के साथ या ओवरऑल मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त एक इक्वेशन होना चाहिए या कम से कम खैबर पख्तूनख्वा का जो होना चाहिए वो तो एक सर्टन लेवल पे है, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी डिवीज़न और फिर उसके नतीजे में जो मामलात हो चुके हैं वो तो फिर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ को मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि अहम मामलात पर तहरीक इंसाफ का वहाँ ना होना जहाँ उन्हें होना चाहिए, ये तो उन्हें फर्दर डार्कनेस की तरफ धकेल देगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकदीन को ये मौका मिलेगा कि वो कहेंगे कि नहीं, अहम कौमी मामलात पर तहरीक इंसाफ वो नहीं करती जो उससे मांगा जाता है बहैसियत एक कौमी जमात। तो अब ये जो इंटरेस्ट है कौमी मसाइल के अंदर, PTI का इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होता हुआ दिखाई दे रहा है। PTI के हक़ में भी ये बात नुकसानदेह होगी और मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात जो कि एक सूबे के जो है वो वज़ीर आला भी हैं और वहाँ पर उनकी हुकूमत भी है, वहाँ पर उनकी जानिब से ऐसा रवैया आना पाकिस्तान के लिए कैसा है? देखिए, ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके चंद जायज़ मुतालबात हैं, वफाक को भी उस पर कान धरने चाहिए, उन मामलात का हल निकालना चाहिए, हल सोचना चाहिए और
जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों को ये चाहिए कि सियासी मामलात, सियासी मफादात अपनी जगह पर, लेकिन कम अज़ कम खुद को इस जो एक फ्रेमवर्क है इससे बाहर ना लेकर जाएं, जहां आप खुदा न खास्ता कौमी धारे से ही बाहर चले जाएं और आपकी जो सारी जमात है उसका टोटल फोकस सिर्फ एहतजाज, सिर्फ एहतजाजी बयानिए और रेजिस्टेंस के ऊपर हो, कोई कंस्ट्रक्टिव मामलात की तरफ ना हो। मुल्की मफाद की तरफ आना ज़रूरी है, पार्टी की तरफ से भी और वफाक की जानिब से भी थोड़ा सा ढील देने की ज़रूरत है। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर अदाकार सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब प्रोग्राम में जिक्र आज अडयाला जेल के बाहर पेश आए वाक़े और उसके ड्रॉप सीन का, जिसमें पुलिस की जानिब से PTI कारकुनान और इमरान खान की तीनों बहनों को हिरासत में लिए जाने और फिर बाद में रिहा किए जाने की इत्तलात सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान से जेल में उनके अहले खाना और दीगर पार्टी क़यादत की मुलाकात नहीं करवाई गई और इस पर PTI कारकुनान की जानिब से पहले एहतजाज किया गया और फिर पुलिस पर पथराव किया गया, जबकि इमरान खान की तीनों बहनों समेत आलिया हमजा और दीगर 11 PTI रहनुमाओं को भी हिरासत में लिया गया, जबकि साहबजादा हामिद रजा ने खुद को पुलिस हिरासत के लिए पेश किया। तहम ये भी इत्तलात सामने आई कि हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को पुलिस ने रिहा कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने इमरान खान की बहनों को हिरासत में लिए जाने की तरदीद की है और ये इल्ज़ाम लगाया है कि PTI ने आज एक बार फिर फसाद बर्पा करने की साजिश की है। और दूसरी जानिब PTI का ये मौक़िफ़ है कि जिन अफराद के नाम मुलाकात के लिए इमरान खान की जानिब से जेल हुक्काम को भिजवाए गए थे, उनकी मुलाकात फिर क्यों नहीं करवाई गई। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने पहले ये ऐलान कर रखा था कि अगर उनकी इमरान खान से जेल में मुलाकात ना करवाई गई तो वो अडयाला जेल के बाहर ही धरना दे देंगी। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज जो हुआ है अडयाला जेल के बाहर, वो असल में हुआ क्या है और PTI कारकुनान ने क्या पुलिस पर पथराव किया है? क्या इस बात में कोई सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, इस तरह है, जो मुझे इल्म है मैं वो बताता हूँ। वहाँ पे आज मंगल का दिन है, आज फैमिली डे होता है कि बाकी उनसे मुलाकात करें और एक दो लॉयर्स होते हैं जो पॉलिटिकल उनके केसेस हैं उनको डिफेंड करने के लिए उनसे उनकी बातचीत होती है। तो उन लोगों ने, जो हुकूमत है पंजाब की हुकूमत, उन्होंने कहा कि 3 बहनों में से 2 बहनें जाएंगी। भाई, क्यों 2 बहनें जाएंगी? कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और जेल मैनुअल भी है कि फैमिली वालों को एक दिन मिलना होता है और ये 3 बहनें जाके मिल रहे हैं। इमरान खान की हैं ही 3 बहनें, तो अगर उनको मिलने दे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। जब उनको मिलने नहीं दिया तो उस बेसिस पे वहाँ पे अलीमा खान साहबा ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे उनके साथ हमदर्दी के लिए। और वैसे भी एक खातून जिनका हक मारा जा रहा है, उसके साथ जब आप खड़े होते हैं तो उस चीज को लेकर किया गया कि भाई हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। अब इसमें जब पुलिस वालों ने उनको जेल में डालने की, मतलब उनको अरेस्ट किया है, तो वहां पे वो लोग बगैर किसी उसके खुद जाके गाड़ी में बैठ गए। उसकी वजह ये है कि कोई खातून जो इज्जतदार खातून होती है, नॉन पॉलिटिकल होती है, शी वुड नेवर अलाउ एनी कांस्टेबल और एनीवन कि वो उनको पकड़ के जेल में घसीट कर या गाड़ी में घसीट कर लेकर जाए। वो खुद चल के जाएंगे, क्योंकि हमने वैसे तो बहुत देखा हुआ है कि औरतों को बालों से पकड़ के घसीट के ये लोग गाड़ियों में लेकर गए, तो उससे इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो उस वजह से उन्होंने खुद वो कर दिया। मुझे नहीं मालूम होता, मैंने देखा है कोई वीडियो नहीं था जो टेलीविजन में चलाया जा रहा था, अभी 1-2 प्रोग्राम उस पर चलाया जा रहा था, उसमें मैं किसी जगह पर पथराव नहीं देखा। अगर ये पथराव की बात कर रहे हैं तो आई हैव नॉट सीन इट। इनिशियली जब उनको अरेस्ट किया जा रहा था, बाद ये लोग अपने कोई बंदे ले आए हैं, उनको पकड़ बना के कोई पथराव बाद में किया और उसके बाद कोई वो किया, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन नॉट बिफोर जी। अच्छा सर, वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी साहिबा तो ये कह रही हैं कि ना तो गिरफ्तार किया गया है बानी PTI की बहनों को और ना ही उन्हें हिरासत में लिया गया है, वो खुद से जाकर कार में बैठ गई ऑनलाइन कार सर्विस लेने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? उन्हें कहें कि देखिए, आपकी लीडर साहिबा का साल से एक मौक़िफ़ है कि हमें पता है कि पावर में कैसे आते हैं। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट को मारना होता है, लेकिन जिन लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हो, रिस्पेक्ट हो ही ना, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट तो गया ऑलरेडी।
अब उसके बाद दूसरी बात होती है कि हाथ जोड़ना होता है, वो ये इनका एक किस्म का आप देखें 1985 में भी हाथ जोड़ा था, 1990 में भी हाथ जोड़ा था, आईजीआई बनी थी, उसके बाद भी हाथ जोड़ा था, तो हमेशा हाथ जोड़ते आ रहे, तो वो तो फैमिली ट्रेडिशन है, तो वो भी कोई मसला नहीं था। तीसरा उनका वो था कि भाई उसमें जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में इनका बिजनेस है या आई डोंट नो कि है या नहीं है, लेकिन कुछ चेरी ब्लॉसम के साथ कुछ इनका थोड़ा बहुत वो कुछ सुनने में आया था कि कहीं कोई चीज है। तो खैर एनीवे, तो वो जूते पॉलिश भी हो गए, हाथ भी जोड़ दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आसान तरीका है, और वो आज देख लें उस आसान तरीके से। उनको क्या पता, एक औरत जो नॉन पॉलिटिकल होती है उसके लिए सबसे बुरी चीज होती है कि कांस्टेबल पकड़ के उसको कर ले, वो उसके लिए खुद जाके घाट में बैठ जाना वो प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर आसमा बुखारी साहबा जो है वो इस पे कमेंट करती है, टॉन्ट करती है, तो उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये कहिएगा कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात पीटीआई के लिए इतनी बड़ी रुकावट क्यों बन गई है, उन तक रसाई इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? क्योंकि इन सब की जान जाती है इमरान खान से, इनको डर लगता है इमरान खान से। इमरान खान इनके लिए, वो किसी जमाने में वो एक फिल्म थी ना कि वो कितने हैं कि कोसों दूर तक वो माएँ अपने बच्चों को डराती थी कि फलाना आ जाएगा तो सो जाओ, तो ये लोग भी अपने बच्चों को डराते, अपने घर वालों को अपने हलकों में जाके कराते कि यार ये कर लो वरना इमरान खान आ जाएगा। तो इन लोगों को डर लगा रहता है इमरान खान से, ये वजह है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, आजम सवाती साहब की आज मुलाकात हुई है, आजम सवाती साहब की आज मुलाकात हो गई है जेल में, बाकियों को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनका कोई खास कनेक्शन है? देखिए, मुझे नहीं मालूम उनका क्या कनेक्शन है नहीं है, लेकिन बेसिकली ये जो हाई कोर्ट है उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी है, ये बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और ये लोग जो जजमेंट्स हैं उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, जो जुडिशरी है उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, बल्कि अब तो इन लोगों ने जिस तरह से 26वीं तरमीम के बाद जुडिशरी को सबड्यू कर दिया, उनकी आज़ादी खुद मुख्तारी को ख़त्म कर दिया है और अपने मतलब के जजेस लाके बिठा दिए हैं। मतलब इन आज़ाद अदलिया की बजाय अभी वो अदलिया आ गई है जिसको जो एग्जेक्टिव है वो कंट्रोल करती है। तो इनको क्या पता कि मतलब क्या चीज होती है, इनको कहाँ से कोई बताएगा कि जो जजमेंट होती है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन ये इनका उससे कोई दूर दूर तक ना इंसाफ से और ना किसी भी लिहाज से इस तरह की चीज से कोई ताल्लुक है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। आज एक मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुई थी, आज उसका पहला दिन था। सेंटर साहब, आज उसके अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर नहीं आए और उनकी गैर हाजिरी जो थी वो बाकायदा पार्टी का एक फैसला था, जबकि बाकी के तीनों वज़ीर आला वहाँ पर मौजूद थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह है, अगर आप मुझसे पूछे ना, ये 18th अमेंडमेंट के बाद जो मिनरल्स के बाद है, ये सारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अगर मैं एज प्रोविंस आप लोगों के जिस तरीके से आप कर रहे हो मैं उससे एग्री नहीं करता, तो मेरी नजर में इट इज माय राइट नॉट टू बी देयर। इसमें कोई वो नहीं है, ये मेरे ऊपर कोई फैसला मेरे ऊपर जरूरी नहीं है। हाँ, अगर उधर होते, इन चीजों के लिहाज से होते तो ठीक है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन आई एम श्योर कि ये अली अमीन गंडापुर साहब और उनके साथ कैबिनेट वगैरह ने मिला के ये फैसला किया होगा या उसका किया होगा। लेकिन इसका सही जवाब के क्यों नहीं गए, किस लिहाज से नहीं गए, ये तो अली अमीन गंडापुर बताएंगे। मैं तो सिर्फ एक रफली एज एन इंडिविजुअल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि मैं इस चीज को तो गलत बात है या सही बात है। देखिए, जब आप एज अ फेडरेशन, जब आप एक सूबे को टोटली आइसोलेट कर रहे हैं, आप एक सूबे के लोगों को डायरेक्ट उनकी एथनिसिटी की बेसिस पे निशाना बना रहे हैं। हमने देखा है कि 24, 25, 26 नवंबर में हर वो पठान जो इस्लामाबाद में होता था उसको पकड़ के जेल में बंद किया गया था, जस्ट बिकॉज कि वो उस सूबे से थे कि जिस सूबे के लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। तो फिर मतलब आप हमसे किस बात का गिला कर रहे हो, केपी वालों से किस बात का गिला कर रहे हो?
मतलब क्या गिला कर रहे हो? या तो हो ना कि आप इस किस्म के वो माँ जिसे कहते हैं ना, हम जैसे रियासत माँ की तरह, लेकिन उस माँ का हम क्या जी क्या करेंगे कि जो अपने 3 बच्चों को तो खिलाती है और 1 बच्चे को भूखा रखती है, जी। 3 बच्चों को तो पलंग पे सुलाती है, 1 बच्चे को सड़क वो जमीन अच्छा, पे ये भी सोने देती बताइएगा है। कि एनएफसी क्योंकि अवार्ड में केपी का जो शेयर है उसके हवाले से अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज का अल्टीमेटम दे दिया है, चाहे उसका कोई भी नतीजा निकले। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या ऐसा किया जा सकता है? देखिए इस तरह है, मैं एज अ सूबा मेरे बाज हकूक है या मेरे बाज जो मेरे पैसे हैं आपके पास हैं। अब वो मेरा इख्तियार है कि मैं आपसे पैसे मांगू, मेरे हिस्से के मुझे पैसे दो। क्यों? की वजह ये, मैंने अपने इलाके के, वो जिसे कहते हैं कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूलन अन रय्यतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। तो मेरे पैसे किसी और के पास हैं, उससे मैं पैसे मांग रहा हूँ। वो पैसे कभी इधर लगा रहा है, कभी उधर लगा रहा है, कभी गाड़ियां मंगवा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को मेरे पैसे दे दो, मैंने अपने इलाके के जो गरीब लोग हैं उनको करना। और ये याद रखिए, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैंने अपनी बजटिंग बहुत अच्छे तरीके से की है। मैं सरप्लस बजट में किया हूँ, मैंने अपनी लायबिलिटीज को कम किया है, मैंने जो मेरे जो कर्जात थे मेरे ऊपर, उसके लिए मैंने एक फंड वो कर दिया और मैं वो कर्जे जी वापस कर रहा हूँ। तो जी, ठीक है। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब अपनी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम के आखिर में नई नहरों और पानी के तनाज़े पर सिंध और वफाक के दरमियान मुसलसल दिखाई देने वाले तनाव का जिक्र करेंगे, और ये कि जिसकी बाज़गश्त कौमी असम्बली में भी सुनाई दी है। गुज़िश्ता रोज़ इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली ने पानी के मसले को जहाँ एक तरफ मुल्क का अहम तरीन इशू करार दिया और दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के फैसले पर वफाक को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी भी करवाई कि इस मामले पर सिंध और दीगर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर कोई इकदाम नहीं उठाया जाएगा। इसहाक डार के मुताबिक नई नहरों का मामला गुज़िश्ता बरस जुलाई के पहली बार सामने आया था और फिर सिंध के एतराज़ात के बाद उसको फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है। वफाक की यकीन दहानी अपनी जगह, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहले ही कह चुके हैं कि नई नहरों के इशू पर वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साथ नहीं होंगे, बल्कि वो सिंध के अवाम का साथ देंगे। इस सारे मामले पर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी क़यादत क्या सोच रही है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब। अली राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत को इसहाक डार की नहरों वाले इशू पर यकीन दहानी कबूल है, या अब भी आपको शक है कि वफाक इस मामले पर संजीदा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू, आपने मुझे हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए अपने शो पे बुलाया। देखें, यकीन दहानी उन्होंने कराई है और हमें शक तो नहीं है, इसलिए कि ये चीज़ अनाउंस हुई थी, मगर इसको इस पे कोई इक़दामात नहीं हुए थे। इसलिए कि ये अगर आप करना भी चाहें इस इशू को रेज़, या अगर इसको आप एक्सपेडाइट भी करना चाहें, तो उसके फोरम्स बने हुए हैं। पार्लियामेंट इसकी मंजूरी देती है, फिर एक फोरम है, वहाँ ये आके डिस्कस होता है, उसका प्रॉपर प्लान बनता है और फिर उस पर डिस्कशन होता है, मशावरत होती है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो वो मशावरत नहीं हुई, ना ही कोई ऐसा प्लान उन्होंने टेबल किया जिस पे बात हो सके। तो ये चीज़ उन्होंने अनाउंस कर दी थी और थोड़ा प्री मैच्योरली अनाउंस कर दी थी, तो उस पर हमने अपने जितने भी रिजर्वेशंस थे वो हमने रेज़ किए। हमने बताया कि देखें ये इस तरह, पहली चीज़ तो ये हमें कबूल नहीं। दूसरी चीज़, अगर ऐसी कोई चीज़ है भी तो वो मुशावरत के साथ होती है, आईनी तकाज़ों को पूरा करते, इसलिए कि इरसा का जो लॉ है, जो वाटर अकॉर्ड है, इंटरनेशनल लॉ जो होता है कि जो कहता है कि टेल एंड पे जो प्रोविंस होता है जैसे सिंध, उनकी मुशावरत के बगैर, उनके इनपुट के बगैर ऐसा कोई कैनाल बन नहीं सकता। तो हमें ये इश्यूज थे, इसलिए ये चीज़ अनाउंस उन्होंने करी थी कि ये ऐसा करना चाह रहे हैं। बट आई गेस वो उनकी एक उनके जहन में एक चीज़ थी, उन्होंने अनाउंस कर दी, मगर अभी तक उसको फॉर्मली उन्होंने इनिशिएट नहीं किया था जिस तरीके से करना चाहिए था। तो उस पर हमने कैटेगोरिकली कह दिया कि देखिए ऐसे होता नहीं है, जो SOPs होते हैं उसको फॉलो करें, हमसे मुशावरत करें, और वैसे हमें ये चीज़ मंजूर नहीं है, मगर आप टेबल तो करें इसको कि हम देख सकें, बात कर सकें। इस तरह थोड़ी होता है कि आपने अनाउंस कर दिया और फिर उसके बाद चीज़ें हों।
अच्छा अली साहब, अगर इसहाक डार के बकौल नई नहरों का इशू पहली बार गुज़िश्ता बरस जुलाई में उठाया गया था, जिस पर सिंध ने एतराज़ भी किया था, तो उस वक्त क्या यकीन दहानी कराई गई थी हुकूमत की जानिब से, जो फिर इस बात को फ़िलहाल मौखर कर दिया गया था? देखें, उन्होंने एक इशू जैसे उन्होंने बताया कि जुलाई में पिछले साल उन्होंने रेज किया और हमने रिजर्वेशन शो किए, उसके बाद उस पर कोई अमल हुआ नहीं। एज उनकी तरफ से कोई चीज़ आगे आई नहीं, ना कोई प्लान, ना कोई फिजिबिलिटी, ना कोई एक जैसे सीसीआई में हो गया या एक्निक में हो गया, उसका पीएसडीपी बनता है, वो कुछ नहीं हुआ। बस एक अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली हमने सुना जिसपे हमने कहा कि ये आप अनाउंस कैसे कर रहे हैं, बिकॉज इस पर तो डिस्कशन माजी में भी हो चुका है इनफॉर्मली, जिसपे हमने रिजर्वेशंस आपको आप हमारे जो थे रजिस्टर करवा दिए थे। उसके बाद अब ये फिर से आप एक चीज लेके आए और इसको आप एक जो फोरम होता है प्रॉपर उसके थ्रू नहीं लेके आए, आपने ऐसे ही अनाउंस कर दिया। तो अगेन हमने जो है अपना डेमोक्रेटिक हक जो है, राइट है, उसको एक्सरसाइज किया, हमने प्रोटेस्ट भी किए, सिंध की आवाम को यकीन दहानी भी कराई कि बिल्कुल, बिकॉज एक इम्प्रेशन ऐसा जाता है अगर वो अनाउंस करते हैं प्री मेच्योरली तो ऐसा लगता है कि शायद हम ऑन बोर्ड हैं इसलिए वो अनाउंस करें। तो इस चीज़ को हमने क्लियर वाज़ेह तौर पे किया कि अब हम ना रहे कि वी आर अगेंस्ट इट और ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर देखें, अगर आप सिर्फ हम ही नहीं, पीपल्स पार्टी ही नहीं, सिंध हुकूमत ही नहीं, जितनी भी और दीगर जमातें सिंध में बसती हैं उनके लोग हो गए, यहाँ तक कि इम्पार्शियल एपॉलिटिकल एनजीओज और एनवायरमेंटल एजेंसीज हो गई, उन्होंने अब तक अपना फीडबैक दे दिया है कि ऐसा कोई अगर कनाल बना तो वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ा करेगा फ़ायदा करने के बजाय। कुछ चंद एकड़ ज़मीन को वो आबाद करने के चक्कर में वो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है बंजर कर देंगे और उस पर जाहिर सी बात है इम्पैक्ट पाकिस्तानियों पे आएगा, सिंध के बासियों पे आएगा। और नॉट जस्ट एग्रीकल्चर बट कराची, हैदराबाद जैसे जो आपके मेगा सिटीज़ हैं जो चलाते हैं पाकिस्तान को, वहाँ वाटर शॉर्टेजेस, पीने की पानी की किल्लत हो जाएगी। तो इट्स अ बिग इशू जिसपे इसके प्रोज एंड कॉन्स अगर आप पॉलिटिक्स हटा के भी देखें तो मेरिट्स और डीमेरिट्स पे भी जाएं तो काफ़ी नुकसान का ये हामिल बनेगा एज अपोज टू फ़ायदे का पाकिस्तान। अली साहब, अब वफाक का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि नई नहरों के इशू पर सिंध की मुशावरत और उनके इनपुट से ही आगे बढ़ा जाएगा, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि इस मामले पर कोई बातचीत सिरे से हो ही नहीं सकती। तो फिर अब क्या सिंध इस इशू पर वफाक के साथ इंगेज करेगा या किसी दरमियानी रास्ते के लिए, या फिर इसकी भी गुंजाइश मौजूद नहीं है? देखिए, अब एक तरीका होता है, आप मेरे पास किसी काम के लिए आएंगे या मुझसे किसी चीज़ का मेरी आपको कंसेंसस चाहिए, अगर आपको किसी चीज़ से मुझे राज़ी करना है, पहले तो आपको ऑफिशियली आके वो बात मुझसे करनी होगी, फिर मैं आपको वो ऑफिशियली सब चीज़ें देख के एक ऑफिशियल जवाब भी दे सकता हूँ। आपने एक चीज़ मीडिया पे अनाउंस कर दी, तो फिर पंजाब हुकूमत की स्पोक्स पर्सन उज़मा बुखारी साहिबा आ गई, वो अपनी कोई साइंटिफिक लॉजिक और मंतक दे रही जो किसी को समझ नहीं आई, ना एनवायरमेंटल एजेंसीज को आई, ना किसी और को आई। तो हमने सिर्फ ये कहा है कि देखें, ये फीजिबल नहीं है, इट डजंट सूट द प्रोविंस, इट डजंट सूट द कंट्री एंड इट इज़ समथिंग जो नहीं होनी चाहिए, नुकसान होगा इससे। तो अगर ऐसी कोई चीज़ वो फॉर्मली पुट अप करते हैं तो हम रिव्यू ज़रूर करेंगे, बट इट्स वेरी अनलाइकली कि इसको हम एक्सेप्ट करें, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि सिंध की दीगर पार्टीज़ की तरह पीपल्स पार्टी ने भी इस मसले के ऊपर एहतजाज किया है, अब आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या होगा एहतजाज के हवाले से? देखें, हमने एहतजाज तो कर दिया है और एहतजाज का अगर कोई मज़बूत रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा हो और आपको लग रहा हो कि आपको इग्नोर किया जा रहा है या आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप सोचते हैं। मगर फॉर्चुनेटली सब पार्टीज जो हैं पुख्ता हैं, मैच्योर हैं, और जैसे आपने देखा कि इसहाक डार साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि इस पे हम इस पे नज़रसानी करेंगे, इसको रीवैल्यूएट करेंगे, देख के मुशावरत से सब चीज़ें करेंगे। तो बिल्कुल हम सियासी लोग हैं, डायलॉग और गुफ्तगू से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो बात तो हम हमेशा करने को तैयार हैं, बट उस पर आउटकम क्या होगा डिपेंड करता है कि वो बात क्या कर रहे हैं। बट वो मोटी मोटी बात जो अभी उन्होंने की है, उनकी पार्टी की तरफ से आई है या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आई है, वो तो अनएक्सेप्टेबल। जी ठीक है, तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर होता है और अब हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।